हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग टेट्रासाइक्लिन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्रोलाइड्स, कीटोलाइड्स, लिंकोजामाइड्स और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, ऑक्साजोलिडिनोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोलाइड्स से। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक लार्ज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करता है और उसके साथ में शुगर्स अटैच रहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिंग स्ट्रक्चर है और ये दोनों जो है वो शुगर अटैच है इससे। फिर ये जो ड्रग है इसमें एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स आएंगे मैक्रोलाइड्स में। जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होते क्या हैं। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो जो अपना इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है उसमें अदर टैक्रोलीमस आएगा। ये भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के तरह ही काम करता है। ठीक है। ये जो ड्रग्स है मैक्रोलाइड्स, ये 50S राइबोसोम से बाइंड करते हैं और पेप्टाइड चेन का जो ए साइड से पी साइड पे ट्रांसलोकेशन होता है उसको ब्लॉक करते हैं। कीटोलाइड और लिंकोजामाइड का भी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सेम मैक्रोलाइड्स की तरह ही रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के मैक्रोलाइड्स की। तो जो ड्रग होता है वो अच्छे से ओरली एब्जॉर्ब होगा। ओरली मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। एरिथ्रोमाइसिन बिलियरी रूट से एक्सक्रीट होता है और क्लेरिथ्रोमाइसिन रीनल और बिलियरी रूट दोनों से एक्सक्रीट होता है। एजिथ्रोमाइसिन का जो एक्सक्रेशन है वो स्लो रहता है क्योंकि इसका हाफ लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है। और ये यूरिन में मेनली एक्सक्रीट होता है। एरिथ्रोमाइसिन को एक दिन में 4 बार दिया जाता है और एजिथ्रोमाइसिन को डेली मतलब इसका सिंगल डोज पड़ता है, हमें दिन में एक बार ही दिया जाता है। बात करें क्लिनिकल यूज की मैक्रोलाइड्स की, तो मैक्रोलाइड्स ड्रग ऑफ चॉइस है सैनक्रोइड के लिए, कैम्फिलोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, लीजिनेला इन्फेक्शन, निमोनिया और वूपिंग कफ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सैनक्रोइड जो होता है वो हीमोफिलस ड्यूक्रेई बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें एजिथ्रोमाइसिन को ये ड्रग यूज किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग यूज किया जाता है। और वूपिंग कफ मतलब तो काला कफ होता है वो बॉर्डेटेला पर्टेसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये क्लेमाइडिया और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए और डिप्थेरिया के लिए भी यूज किया जाता है। पेनिसिलिन सेकंड चॉइस ड्रग होता है इस प्रॉब्लम में। एजिथ्रोमाइसिन एच इन्फ्लुएंजा और नेसेरिया के लिए ज्यादा एक्टिव रहता है दूसरे ड्रग के कंपेयर में, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो ज्यादा रहता है और इसका सिंगल डोज ही इफेक्टिव रहता है यूरोजेंटल इन्फेक्शन और ट्रैकोमा जो कि क्लेमाइडिया की वजह से होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसको वीक में एक बार लिया जाता है इसके एमएसी इन्फेक्शन के प्रोफिलैक्सिस के लिए। इसको वीक में एक बार लिया जाता है। तो प्रोफिलैक्सिस होता क्या है? प्रोफिलैक्सिस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं या तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफिलैक्सिस बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि एमएससी इन्फेक्शन क्या होता है। तो एमएससी ये लंग डिजीज होता है, मतलब लंग में इन्फेक्शन होता है और ये किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एमएससी बैक्टीरिया की वजह से होता है। रोक्सिथ्रोमाइसिन का एजिथ्रोमाइसिन की तरह ही स्पेक्ट्रम होता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन एच पाइलोरी से जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सर्बेशन के प्रिवेंशन के लिए हम लोग मैक्रोलाइड्स का यूज करते हैं और ये मैक्रोलाइड्स न्यूट्रोफिल और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस पे अपना इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन मिलता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? साइटोफाइब्रोसिस अफेक्ट करता है उन सेल को जो कि प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, स्वेट और डाइजेस्टिव जूस। साइटोफाइब्रोसिस की वजह से जो ये फ्लूइड्स हैं
वो थिक हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं। स्पिरामाइसिन ये दूसरा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ये प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये इन्फेक्शन कैट के फीसेस और कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। फिर डेक्सोमाइसिन ये नॉन एब्जॉर्ब मैक्रोलाइड है जो कि सी डिफिसिल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया है। सी डिफिसिल इन्फेक्शन ये कॉलन का इन्फ्लामेशन होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं। क्लिनिकल यूज एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन का क्या क्या है, तो हम लोग चार्ट से याद रख सकते हैं। सी से होता है क्लेमाइडिया, एस से एच इन्फ्लुएंजा, ए से एमएसी याद रख सकते हैं हम लोग। एमएसी का फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, और टी से टॉक्सोप्लाज्मा याद रख सकते हैं। तो इन सब के लिए एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन को का यूज किया जाता है, ड्रग का यूज किया जाता है। अगर हम मैक्रोलाइड्स की टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसमें एरिथ्रोमाइसिन डायरिया कॉज करता है मॉर्टेलिन रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के द्वारा के वजह से, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट ये एरिथ्रोमाइसिन का एक सॉल्ट है, सॉल्ट का फॉर्म है। तो अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल में को दिया जाए तो इसके वजह से क्या हो सकता है? एक्यूट कॉलेस्टेटिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और जो बाकी के जो दूसरे एरिथ्रोमाइसिन के सॉल्ट हैं वो सेफ होते हैं इस सॉल्ट को छोड़ के, एस्टोलेट को छोड़ के, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन अगर हम लोग 6 साल के 6 वीक से कम के मतलब बच्चों में यूज करें तो उसमें इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस डेवलप होने का ज्यादा चांस रहता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये ज्यादातर बेबीज में, मतलब जो 6 साल से कम के 6 मंथ के अंदर जो बेबीज आते हैं उसमें होता है ज्यादातर। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा पाइलोरस मसल है ना, वो फूड को ब्लॉक कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होने से, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर ही नहीं हो पाता है फूड, और ये ज्यादातर मेल्स में होता है। एरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन ये CYP3A4 को इनहिबिट करता है। अब CYP3A4 क्या है? तो CYP3A4 ये मेजर साइटोक्रोम P450 है। ये इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है हमारे बॉडी में जो कि लिवर और इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये बाइल एसिड को डिटॉक्सिफाई करता है। एरिथ्रोमाइसिन को इंट्रावेनसली लिया जाता है और इसके वजह से डोज डिपेंडेंट रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? तो ऑटोटॉक्सिसिटी में कोई भी मेडिसिन के ज्यादा डोज के वजह से कोई भी पर्सन में सुनने की प्रॉब्लम या बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। एरिथ्रोमाइसिन सीवीपी CYP1A2 को इनहिबिट करके थियोफिलिन के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। CYP1A2 ये साइटोक्रोम P450 का मेंबर होता है, और इसका मतलब फंक्शन ये होता है कि ये एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, और थियोफिलिन, थियोफिलिन क्या है? ये अस्थमा के लिए ड्रग यूज किया जाता है अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए। तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और थियोफिलिन को मेटाबोलाइज करने का काम करता है CYP1A2। तो इसको इनहिबिट करके थियोफिलिन के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है एरिथ्रोमाइसिन। अब हम मैक्रोलाइड्स का कीवर्ड देख लेते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट मैक्रोलाइड का क्या क्या है, तो हम लोग MACR से याद रख सकते हैं, मार्क, ठीक है। तो M से क्या होगा? मॉटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, A से एलर्जी, C से कोलेस्टेसिस, और RO से रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी। तो इतना था मैक्रोलाइड्स के बारे में। अब हम कीटोलाइड्स को डिस्कस करते हैं। तो कीटोलाइड्स में टेरिथ्रोमाइसिन आता है ड्रग, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है मैक्रोलाइड्स की तरह ही, ठीक है। और ये बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और ये CYP3A4 को इनहिबिट करता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कीटोलाइड्स में। अब हम देखते हैं
लिंकोजामाइड को। तो लिंकोजामाइड में क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन आता है, ये 2 ड्रग आते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैक्रोलाइड्स की तरह ही है इसका भी, ठीक है। क्लिंडामाइसिन का जो यूज होता है वो एनारोब्स के अगेंस्ट में होता है। एनारोब्स में बैक्टीरियोइड्स और प्रोपियोनी बैक्टीरियम आता है, जो कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या होता है, एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अगेंस्ट में, ये दोनों जो एनारोब्स है इसके अगेंस्ट में क्लिंडामाइसिन का यूज किया जाता है। फिर लिंकोजामाइड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो पेनिसिलिन की वजह से जो इन्वेसिव ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए लिंकोजामाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। और लिंकोजामाइड जो है वो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेची और टॉक्सोप्लाज्मा गोंदियाई के अगेंस्ट में भी एक्टिव रहता है। जो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेची है वो ये फंगस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंडोकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इसके अगेंस्ट में हम लोग एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन का यूज करते थे, और लिंकोजामाइड को एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के अल्टरनेटिव की तरह यूज किया जा रहा है। लिंकोजामाइड जो है वो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक था जिसकी वजह से स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस होता था, बट अभी सेकेंड और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जिसमें मेनली ये आएगा पर्टिकुलरली सेफोटैक्सिम, सेफोरॉक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफ्टाजिडिम, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल रहता है स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस के लिए, ठीक है। फिर लिंकोजामाइड हेपेटिक डिस्फंक्शन कॉज करता है। यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखे हैं यूजर्स ऑफ क्लिंडामाइसिन का यूज, ठीक है। तो वो मतलब इसको आप कैप से याद रख सकते हैं। तो कैप मतलब कोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में यूज किया जाता है क्लिंडामाइसिन को। फिर एनारॉब्स ए से आएगा और पैरासाइट बी से आएगा। और पीएमटी से हम याद रख सकते हैं, पी से पीसीपी आएगा। पीसीपी न्यूमोसिस्टिस निमोनिया होता है। फिर मलेरिया में यूज किया जाता है। और टी गोंदी का फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। अब स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो ड्रग होता है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है और पेप्टाइड चेन का ए साइड से पी साइड पे जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको इनिबिट करता है। क्विनप्रिस्टिन और द डाल्फोप्रिस्टिन ये बैक्टीरियासिडल कॉम्बिनेशन है स्टेप्टोग्रामिन्स का। इसका जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है। क्विनप्रिस्टिन और डाल्फ्रेस्टिन द कॉम्बिनेशन ये इफेक्टिव रहता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आएगा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस द फीसियम और एमआरएसए एज वेल एज वीआरएसए। ये इफेक्टिव रहता है लीजेनेला और माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट में भी। ये जो ड्रग है वो CYP3A4 को इनहिबिट करता है और इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वेनस इरिटेशन। तो इतना ध्यान रखना स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में। अब बात करते हैं ऑक्सालिडिनॉन्स के बारे में। तो इसमें लिनाजोलिड और टेडिजोलिन ड्रग्स आते हैं। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के 23S पार्ट पे बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। ये जो ड्रग्स हैं वो एक्टिव रहते हैं MRSA, VRSA, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस, फीसियम और एज वेल एज फिकैलिस के अगेंस्ट में। जो एडवर्स इफेक्ट है, मेजर एडवर्स इफेक्ट है लिनाजोलिड का, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और न्यूट्रोपेनिया होता है। अगर हम लोग ऑक्साजोलिडिनॉन्स का थेरेपी हम लोग एक वीक से ज़्यादा के टाइम के लिए लेते हैं तो ब्लड काउंट को मॉनिटर करना जरूरी रहता है। ये मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटरी एक्टिविटी इसमें रहती है और इसके कारण सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, मतलब हमारे बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर हम लोग ऑक्साजोलिडिनोन्स को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ लेंगे या तो सेरोटोनर्जिक ड्रग के साथ में लेंगे तब। ऑक्साजोलिडिनोन्स और क्या कॉज करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और लैक्टिक एसिडोसिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लामेशन होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे और